आपको याद होगा इसी हफ्ते हमने अपने विश्लेषण में आपको बताया था कि बीएसएनएल ने कैसे एक शानदार कमबैक किया है और जनवरी से मार्च की तिमाही में 280 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। और आज हमने इसी विषय पर केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात की और उन्होंने हमें बताया कि बीएसएनएल के कमजोर सिग्नल्स को उन्होंने मजबूत कैसे किया। ये एक इंटरव्यू जो है जब आप देखेंगे तो ये एक मैनेजमेंट क्लास के जैसा है जो बीएसएनएल के कस्टमर्स को भी देखना चाहिए, लेकिन जो लोग मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं उन्हें भी ये इंटरव्यू देखना चाहिए। बीएसएनएल और दूरदर्शन हमारे भारत के परिवारों के सबसे पुराने साथी हैं और आज ये दोनों एक मंच पर आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि दर्शकों के लिए भी एक बहुत ही खास मौका है। इट्स अ स्पेशल ट्रीट, सो थैंक यू सो मच। मुझे मेरी स्मृतियाँ बचपन के समय से दूरदर्शन के साथ इतनी जुड़ी हुई हैं। रविवार को उस ज़माने में ये कलर टीवी नहीं होता था, तो रविवार को ब्लैक एंड वाइट में वो कृषि दर्शन आता था जी, शाम को चित्रहार आता था जी। और रविवार के शाम को हिंदी मूवी आती थी। तो ये पढ़ाई के समय से छुट्टी लेकर रोमांचक चीज़ें देखने का मौका अपने नानी के साथ और परिजनों के साथ हम लोगों को मिलता था और सामूहिक रूप से पूरा घर एक साथ एक ही कमरे में बैठकर, क्योंकि एक उस ज़माने में एक ही टीवी होती थी, बिल्कुल, तो एक ही टीवी के सामने पूरा घर बैठकर हम लोग देखते थे। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो दूरदर्शन की एक ब्रांड एक्विटी है और एक ब्रांड रिकॉल है, शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि विश्व में सबसे एक मजबूत ब्रांड एक्विटी और ब्रांड रिकॉल है। आजकल बीएसएनएल बहुत चर्चा में है और लोग कहते हैं बीएसएनएल इज बैक, और आज हमारी बातचीत का विषय भी यही है। एक केस स्टडी के तौर पर अगर हम इसको लें तो कैसे आपने इसका रिवाइवल किया? देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प था कि भारत में दूरसंचार के क्षेत्र में सरकारी कंपनी सर्विसेज के क्षेत्र में उपभोक्ता के लिए तत्पर रहे, सदैव सुचारू रूप से अपना कार्य करे और अपने आप अपने पैरों पर भी खड़ा हो पाए। और इस शो के द्वारा मैं प्रधानमंत्री जी को बीएसएनएल के परिवार के तरफ से और भारत के 9 करोड़ 55 लाख उपभोक्ताओं की तरफ से जो बीएसएनएल के ग्राहक हैं, धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि ये प्रधानमंत्री जी का ही संकल्प था कि 3,22,000 करोड़ का एक पैकेज नहीं, 2 पैकेज नहीं, 3 पैकेज बीएसएनएल को 2021 से उन्होंने प्रदान की और वही एक स्रोत और एक नींव बनी जिसके आधार पर बीएसएनएल का टर्न अराउंड का स्क्रिप्ट तैयार किया गया था। पर देखिए, क्राउडेड मार्केट है, आपके सामने प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े जायंट्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, लोग मर्ज करके बड़ी बड़ी एंटिटीज बना रहे हैं। बीएसएनएल खोता जा रहा था बाजार में, उसकी वापसी आपने कैसे की इन कॉम्पिटिटिव कंडीशंस में? हमारी बीएसएनएल की मैनेजमेंट टीम की फोकस एक रही नेटवर्क स्टेबिलिटी पर, दूसरी हमारा 4G का ऑफरिंग जल्द से जल्द आत्मनिर्भर भारत के आधार पर, जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य था। पहली बार भारत ने, जो एक सर्विसेज ओरिएंटेड देश था, पूरे विश्व में, सुधीर मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल 4 देश हैं जो टेलीकॉम के स्टैक बना पाते हैं: स्वीडन, फिनलैंड, चाइना और कोरिया। 4 देश, 5 कंपनियां। प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि भारत को भी अपना टेलीकॉम, स्वदेशी टेलीकॉम स्टैक बनाना है और तेजस, सी.डॉट और सिस्टम इंटीग्रेटर TCS तीनों ने मिलकर 24 महीने के अंदर भारत का स्वतः आत्मनिर्भर 4G टेलीकॉम स्टैक का नवाचार किया। आज भारत 5वां देश बन गया है पूरे विश्व में जिसका अपना 4G स्वतः का टेलीकॉम स्टैक है और वो टेलीकॉम स्टैक आज क्रियान्वयन हो रहा है बीएसएनएल के अंतर्गत। 1 लाख हमारे टावर्स लग रहे हैं, जिनमें से करीब 93,000 टावर्स इंस्टॉल हो गए हैं। उनका कमिश्निंग में करीब 60
1000 टावर्स कमीशन हो गए हैं 4G के, और जल्द से जल्द ये 4G का स्टैक कमीशन होने के बाद त्वरित तरीके से हम लोग उससे 5G में भी हम लोग कन्वर्ट करने की शुरुआत हम लोग करेंगे। अब हमारा चैलेंज है कस्टमर रिटेंशन और कस्टमर सर्विस, और इसी को हम लोग आगे भी बढ़ाएं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर्विस सेक्टर में सरकार को नहीं आना चाहिए, सरकार के बस का नहीं है सर्विस सेक्टर में कंपनीज को चलाना। एयर इंडिया उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि सरकार उसको नहीं चला पाई। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो बहुत सारी PSUs का प्राइवेटाइजेशन हुआ, निजीकरण हो गया। आपने इस थ्योरी को पलट के दिखाया है, आज आप क्या कहते हैं? मैं मानता हूं कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट को पूर्ण एक पारदर्शिता और जवाबदेही के आधार पर उनको मैनेजमेंट की संपूर्ण छूट और उनसे जवाबदेही, चाहे आप क्वार्टर पर क्वार्टर लो, चाहे आप H1 में लो, H2 में लो, या एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में लो, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग और एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट हमें तैनात करना है। और वही चीज़ हम लोग हमारे PSUs में भी हम लोग निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पूर्व कार्यकाल में चाहे वो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया था, जहां रिकॉर्ड प्रॉफिट्स हम लोग ने दिखाई, चाहे एक सफलतापूर्वक एयर इंडिया का विनिवेश की हम लोग बात करें, चाहे स्टील सेक्टर में हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, RINL का। ये भी देखिए दिलचस्प बात है कि आप सिविल एविएशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि BSNL की तरह एयर इंडिया का रिवाइवल भी हो सकता था, वो इट वाज पॉसिबल? देखिए, जहाँ तक एयर इंडिया की बात है कि ये एक बहुत फास्ट पेस्ड इंडस्ट्री है, नंबर 1। नंबर 2, ये एक बहुत कैपेक्स ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। नंबर 3, जिस इंडस्ट्री में सरकारी कंपनी की लॉसेस 7 से 8 हजार करोड़ प्रति वर्ष हो रही हूँ, और फ्लीट साइज भी कंपटीशन की बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ रही हो, वहाँ मुझे लगता है कि सरकार को एक निर्णय लेना पड़ता है कि जो राशि सरकार की है, जो वर्चुअली हर नागरिक की पूंजी है, उसे सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन और रिटर्न उसी कंपनी में डालकर होगा, या किसी और अधोसंरचना में, या किसी और सोशल सेक्टर में डालकर होगा। ये चॉइस सरकार के समक्ष है, और उस चॉइस में मैं मानता हूं कि ये बहुत ही साहसी एवं सही निर्णय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया गया, जिसके आधार पर आज 470 प्लेन्स की ऑर्डर, सबसे बड़ी ऑर्डर पूरे विश्व में एयर इंडिया के नए मैनेजमेंट में किया है। BSNL के ऊपर अभी भी जो आप देख रहे हैं कि लगभग 2000 करोड़ का अभी भी घाटा चल रहा है। नए फेज में आप इस पूरे घाटे को ख़त्म कब तक कर पाएंगे? और जो एक ज़माना होता था कि BSNL के बारे में कहा जाता था कि ये गांव देहात का नेटवर्क है, शहरी नेटवर्क नहीं है, और छत पर जाकर बात करनी पड़ती थी और 4 बार पूछना पड़ता था कि हेलो आवाज़ आ रही है। ये क्या आपको लगता है कि गांव से शहरों की ओर भी आएगा? मेट्रो सिटीज़ को भी आप कवर करेंगे? हमारी कनेक्टिविटी और हमारी रीच आखिरी गांव तक है। जो वर्तमान के भारत में भी प्राइवेट सेक्टर्स की प्लेयर्स की आज जो कनेक्टिविटी की रीच BSNL की है, वो प्राइवेट सेक्टर की। बिल्कुल। अब जो आपने प्रश्न किया, बिल्कुल एक सही प्रश्न किया कि आपकी ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्र में। तो आप संतुष्ट नहीं हो सकते कि मेरी रीच सबसे ज्यादा है इसलिए मैं संतुष्ट हूं। उस मार्केट में भी आपको compete करना पड़ेगा जहां सबसे ज्यादा फियर्स कंपटीशन है, और वहां भी आपको अपनी पैठ बनानी पड़ेगी। तो ये 1 लाख टावर्स लगाने के बाद हमारा ध्यान
मुंबई और दिल्ली के मार्केट में भी हम लोगों का कोर स्थापित करना, कोर मतलब आपका कोर नेटवर्क, आपका सॉफ्टवेयर जो सी डॉट के द्वारा बनाया गया है, और उसके आधार पर हमारा रैन सिस्टम भी, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, जो टावर्स होते हैं उनको भी वहाँ भी स्थापित करना, क्योंकि उन मार्केट्स को भी कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है। पर हमारा सफ़र यहाँ अंत नहीं होगा, क्योंकि 1 लाख टावर, जब भारत के अंदर 8 लाख टावर लगे हैं आज, और निजी क्षेत्र की कंपनियों की टावर्स की संख्या हमसे बहुत ज़्यादा है, उन टावर्स को भी हम लोगों को एक्सपैंड करना होगा। पॉइंट नंबर 2, डेंसिफिकेशन उन टावर्स की, और मेरे अनुमान में करीब 50,000 से 60,000 टावर कम से कम और हमको लगाने पड़ेंगे। थर्ड, इस 4G के नेटवर्क को हमको 5G तक एक्सटेंड करना पड़ेगा, देसी 5G, नॉट इंटरनेशनल बट देसी 5G। फिर मैं मानता हूं कि BSNL ऑटो पायलट पे चल पाएगी। एक सरकारी उपक्रम होने के नाते आपको एक सेवक की भूमिका भी निभानी है कि हमें सेवा करनी है, और साथ ही एक कमर्शियल रन कंपनी की तरह भी आपको रहना है, जिसका एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, जिसका एक बैलेंस शीट है, जिसमें आपको प्रॉफिटेबल भी होना है। क्या ये दोनों चीजें संभव हैं साथ साथ? बिल्कुल संभव है, सेवक भी रहे और प्रॉफिटेबिलिटी भी रहे। आप अगर, सुधीर जी, मेरा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि मैं मेरा MBA मैंने स्टैनफोर्ड से किया, और बिजनेस स्कूल में सामान्य तौर पर हम लोगों की सोच होती है वहाँ जाने के पहले कि पूरा ध्यान डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, स्प्रेडशीट, सुधीर चौधरी जी पैसा कैसा बनाएंगे, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, इस पर ध्यान होगा। नहीं, किसी भी विश्व की किसी भी संस्था, आप केस स्टडीज उठा लो, अगर चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो स्वयं सहायता समूह हो, अगर आपने अपने विजन पे, आपने अपने मिशन पे और अपने गोल्स पर अपना 100% नहीं 200% ध्यान केंद्रित किया, आपका बॉटम लाइन अपने आप आएगा। अगर आप सेवा भाव संस्था बने जहां आपने अपने परिवार, और मैं मानता हूं परिवार मतलब आपके उपभोक्ता और आपके एम्प्लॉइज, दोनों पर आपने अपना ध्यान केंद्रित किया और उसी पे आप दिन और रात लगे रहे, आपका बॉटम लाइन और बैलेंस शीट अपने आप बनेगा। आपकी जो मास्टर्स डिग्री है मैनेजमेंट में, ये इसमें कितना काम आई? बहुत, दोनों चीज़ मैं आपको कहूँ, MBA भी और मेरी नौकरी भी। मैंने 6 साल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में नौकरी की, न्यूयॉर्क में, हांगकांग में, मुंबई में। उसका अनुभव और मेरा बिजनेस स्कूल की डिग्री, दोनों का बहुत लाभ मुझे अपने सारे जिम्मेदारियों में मिला है। आपकी बातों से ये लगा कि BSNL अब पूरी तरीके से स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, तो क्या हम ये माने कि जो बाकी के प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेयर्स हैं वो विदेशी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, या वो भी हमारे मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी पर ही काम कर रहे हैं? ज़्यादा करके जो प्लेयर्स हैं टेलीकॉम स्पेस में, ज़्यादा करके विदेशी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। ये पहली कंपनी है पूरे भारत में, जैसे मैंने आपको कहा, पूरे भारत में क्यों, पूरे विश्व में, जिसने भारतीय टेक्नोलॉजी पर अपना 4G स्टैक बनाया है। जब आप संचार मंत्री का प्रभार ले रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर से आपको किस प्रकार की ब्रीफिंग मिली थी? क्या करना है, आपके कुछ लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किए होंगे, और कैसे करना है ये भी कुछ बताया होगा? आविष्कार, नवाचार, सेवक के रूप में उपभोक्ता का ध्यान रखना, उनको सुरक्षित रखना, और भारत में जो संचार क्रांति आज तक आई है उसे और बढ़ाना है। यही 5-6 स्तंभों पर प्रधानमंत्री जी के निर्देश थे, जिसका पालन करने की मैं पूर्ण कोशिश पिछले 12 महीने में मैंने की। थैंक यू सो मच सर। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो आज बातें कही हैं, हमारे देश के बहुत सारे करोड़ों लोग उसे सुन रहे होंगे, और बहुत जल्द आपको हमारे देश में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग BSNL के कस्टमर्स बनेंगे, मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी पर और ज़्यादा आश्रित होंगे, एंड यू विल हैव अ वेरी सक्सेसफुल फ्यूचर।
थैंक यू सो मच सुधीर जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विथ यू। थैंक यू। एंड आपके द्वारा सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद और जय हिंद।